17 सितंबर 1171 में काहरा की जामिया मस्जिद में अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा गया, जिसमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम भी लिया गया। इस बात की तरफ इशारा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फातमी खिलाफत को ख़त्म कर दिया है, और खुतबे में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम इसलिए लिया गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत रखता था, और उसका नाम लेने से तमाम साजिशें और बदगुमानियाँ ख़त्म कर दी गई थीं। खलीफा की माजूली के कुछ माह बाद खलीफा की वफ़ात हो गई। वो पहले से ही बीमार था और मौत उसे दिखाई दे रही थी। वो शायद अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कई दफ़ा कहला भेजा कि मुझे आकर मिलो, मैं मर्गे बिस्तर पर हूँ और तुम्हें कुछ राज की बातें बताना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करूँगा। लेकिन सलाहुद्दीन उसे मिलने ना गया। अलबत्ता सलाहुद्दीन ने एक तबीब उसके इलाज के लिए भिजवाया। जब खलीफा वक्त निज़ा में था तो मरते हुए खलीफा ने अय्यूबी के भेजे हुए तबीब से कुछ राज की बातें की और कहा कि ये बातें सलाहुद्दीन अय्यूबी को बता देना। उसे कहना कि मेरे मुहाफिज दस्ते का सलार रज्जब जिंदा है और सूडान में कहीं रूपोश है। वो मुझे बताकर गया था कि वो फातमी खिलाफत की बहाली के लिए सूडानियों और काबिल एतमाद मिस्रियों की फ़ौज तैयार करेगा और सलीमियों से जंगी और माली मदद मिलेगा। सलाहुद्दीन से कहना कि अपने हिफाजती दस्ते पर नज़र रखे, अकेला बाहर न निकले, रात को ज़्यादा मोहतात रहे, क्योंकि रज्जब ने फदाइयों के साथ मिलकर सलाहुद्दीन के कत्ल का मंसूबा बनाया है। उसे ये भी कहना कि मिस्र तुम्हारे लिए आग उगलने वाला पहाड़ है। तुम जिन्हें दोस्त समझते हो वही तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारे जंगी शोबे में फैजुल फातमी बड़ा हाकिम है, मगर तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे मुखालफीन में से है। वो रज्जब का दस्ते रास है। तुम्हारी फौज में तुर्क और शामी फौज के दस्ते और दूसरे अरब दस्ते ही तुम्हारे काबिल एतमाद हैं। मिस्री और सडानी फौज तुम्हारे लिए काबिल एतमाद नहीं। मरते हुए फातमी खलीफा अल आज़द ने और भी बहुत से नाम बताए जो सलाहुद्दीन की फौज और इंतज़ामी अमूर में शामिल थे, लेकिन असल में वो फिदाई थे और मौके की तलाश में थे। वो हुक्म के मुंतज़िर थे कि जब हुक्म मिले तो वो सलाहुद्दीन को पुरअसरार तरीके से या खुलेआम कत्ल कर दें और मिस्र में उभरते हुए इस्लाम के इस बहादुर बेटे को रास्ते से हटाकर इस्लामी दुनिया को ताराज कर दें। खलीफा ने कुछ और भी वसीयतें की और ख़बरें सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दी और फौत हो गया। सलाहुद्दीन ने वो तमाम नाम अपने इंटेलिजेंस चीफ अली बिन सुफियान को दे दिए और बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू हो गई। अली बिन सुफियान ने इन तमाम मशकूक अफराद के गिर्द जासूसी का एक नेटवर्क बना दिया और फिर वो तमाम आलाएकार जो सलीबियों और फदाइयों के लिए काम करते थे उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई। खलीफा की मौत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में खलीफा के बहुत बड़े खजाने लगे जो उसने मिस्र की अवाम में तकसीम करके मिस्र की अवाम में अपने लिए मजीद इज्जत बढ़ा ली थी। खलीफा की मौत के बाद सलाहुद्दीन ने एक मरतबा फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर काहरा से फौज लेकर निकला। नूरुद्दीन का हदफ ईसाइयों का किला शोबक पर हमला करना था। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन के हुक्म के मुताबिक शोबक का किला फतह करने के लिए अपनी फौज लेकर निकला। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उसे फौजी कुमक भेजी। सलाहुद्दीन ने यह खबर आम कर दी कि वो किरक पर हमला करना चाहता है, जिसकी वजह से ईसाइयों ने अपनी सारी ताकत किरक की हिफाजत के लिए लगा दी। लेकिन ऐन मैदान जंग के करीब पहुंचकर अय्यूबी ने अपने तमाम कमांडरों से कहा कि शोबक पर हमला करो। कमांडर हैरान हो गए कि हम तो किरक पर हमला करने आए थे, लेकिन सलाहुद्दीन जानता था कि इसके कमांडरों में भी जासूस हैं, इसलिए उसने शोबक पर हमले को खुफिया रखा और उसकी इस हिकमत अमली ने काम दिखाया और ईसाइयों ने शोबक से फौज निकाल कर किरक पर लगा दी थी। इसी तरह अय्यूबी ने आसानी से शोबक पर हमला करके कब्जा कर लिया और अपनी फौज का मोराल बुलंद कर दिया। मिस्र में छुपे हुए गद्दार अय्यूबी को एक लम्हा भी चैन से ना गुजारने देते। मिस्र के गद्दारों और फिदाइयों के आलाएकारों ने मिलकर अय्यूबी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बनाई। अगर वो कामयाब हो जाती तो न सिर्फ मिस्र अय्यूबी के हाथ से निकल जाता बल्कि अय्यूबी को भी कत्ल कर दिया जाता। लेकिन एक मकर वो है जो काफिर करते हैं और एक तदबीर वो है जो अल्लाह करता है, और कामयाब तदबीर तो सिर्फ अल्लाह की होती है। हुआ कुछ यूं कि सलाहुद्दीन को 1174 में एक बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ा। ये एक इत्तेहादी हमला था जो मिस्र के गद्दारों, ईसाइयों और फिदाइयों ने मिलकर प्लान किया था। ये 4 तरफा हमला था, जिसमें एक तरफ यरूशलेम का बादशाह एलमरक, सिसली का बादशाह विलियम दोम, समान का गवर्नर और काहरा में मौजूद गद्दार शामिल थे। सिसली के बादशाह विलियम दोम ने समंदर से हमला करना था, यरूशलेम के बादशाह ने मशरिक से हमला करना था, सवान के गवर्नर ने जनूब से हमला करना था और गद्दारों ने काहरा के अंदर से हालात ख़राब करने और फौज पर हमला करना था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाकमाल इंटेलिजेंस चीफ अली बिन सुफियान
اور جان باز اور پر اسرار بندوں نے اس سارے حملے کا سراغ لگا کر علی بن سفیان اور صلاح الدین کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا۔ صلاح الدین کے جاسوسوں نے اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے سب سے بڑے کردار کو قاہرہ میں گرفتار کر لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جولائی میں یروشلم کا بادشاہ ایلمرک مر گیا۔ اسی مہینے منصوبے کے مطابق سسلی کی فوج سکندریہ پہنچ گئی، لیکن صلاح الدین کی فوج پہلے سے ہی اس حملے کے لیے تیار تھی۔ جب سسلی کی فوج کو بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ سوان کے گورنر سے نبٹنے کے لیے صلاح الدین نے اپنے بھائی ملک العادل کو بھیجا، جو اس کا سب سے زیادہ لڑاکا اور تجربہ کار جنگجو بھائی تھا۔ اس طرح اس حملے کا پورا منصوبہ مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا۔ اسی سال مسلم دنیا کے عظیم مجاہد سلطان نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی۔ انہیں سلو پوائزن دیا گیا تھا۔ اس زہر کے نتیجے میں انہیں بخار ہوا اور پھر یہ اتنا بگڑا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ یہ مئی 1174 کا واقعہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 11 سال کے بیٹے صالح اسماعیل ملک کو زنگی سلطنت کا خلیفہ بنا دیا گیا تھا، اور اس طرح صلاح الدین ایوبی کو ایک نئے چیلنج کا سامنا تھا۔